हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए एपिसोड में। मैं आपका होस्ट इंसेंट स्माइली और आप सुन रहे हैं इंसेंट स्माइली की कहानी की दुनिया, जहां हम पढ़ रहे थे किताब लिफाफा, जो कि मनीष सेल्फ द्वारा लिखी गई है। यहाँ इस किताब में लेखक और लेखिका दोनों एक दूसरे से खत के द्वारा बात करते हैं, जो कि आज के टाइम पे हम मैसेजेस में लगे रहते हैं और कुछ चीज़ें बहुत जल्दी भी भूल जाते हैं। बट खतों से बात करना एक अलग ही सौंदर्य है, एक अलग ही बात होती है। तो हमने 4 एपिसोड अपलोड कर दिए हैं। उन सब से अगर आपने सब सुने नहीं है तो आप सुनिए उन्हें। आप जान पाएंगे कि कैसे लेखक और लेखिका मनीष और सिल्फ दोनों एक दूसरे से खत के द्वारा बात करते हैं और जिंदगी के बारे में बातें करते हैं, अपने प्यार के बारे में बातें करते हैं। तो इस किताब को पढ़ने से पहले मैं वही आपको वापस मेरी लिखी एक नज्म कहें, ख्याल कहे, मेरी लिखी किताब है, उसमें से आपको कुछ सुनाना चाहता हूं, तो गौर फरमाइएगा। मैं कभी तुम्हें सिर्फ एक जिस्म मानकर प्यार नहीं कर सकता। मैं कभी तुम्हें सिर्फ एक जिस्म मानकर प्यार नहीं कर सकता। तुम्हारा स्पर्श एक बहते दरिया सा है, जिसका किनारे पर आकर छूना कभी ना भुलाए जाने वाले एहसासों में से एक है। तुम्हारी आंखों में दुनिया है और बेशुमार प्यार जो टपकता है बारिश की बूंदों सा। तुम्हारा कद उन पहाड़ों सा है जो आसमां से हर रोज मिलता जुलता रहता है। तुम्हारे होठ जहां के सारे फूलों से ज्यादा महकदार और उतने ही कोमल है। तुम्हारी बेशकीमती मुस्कुराहट जो पिघला दे जहां के सारे हीरो को एक साथ। तुम्हारा दिल है चांद सा शांत और बेइंतहा खूबसूरत, और तुम्हारी रूह को जान लेना मतलब ईश्वर को जान लेना है। मैं कभी तुम्हें सिर्फ एक जिस्म मानकर प्यार नहीं कर सकता। तो ये मेरी लिखी किताब में से था। मेरी लिखी किताब है तुम, मैं और 2am थॉट्स। अब मैं लिफाफा पढ़ने जा रहा हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। आसमानी क्षितिज समझती है, हमारी दृष्टि का आखिरी छोर होता है क्षितिज। ऐसी जगह जहां पृथ्वी और आसमान मिलते जुलते दिखाई देते हैं। मैं उस क्षितिज के पीछे भागने लगा हूँ। जम्मू रहता हूँ तो दिल्ली क्षितिज दिखाई देता है। दिल्ली पहुँचता हूँ तो वापस मुड़ने पर जम्मू क्षितिज बन जाता है। मेरी सीरत खाना बदोश वाली रही है, लेकिन अब सफ़र करता हूँ तो सिर्फ जिस्म शहरों को नापता है। एक अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ, सांसों के टूटने तक खेलने वाला लड़का। मेरी आत्मा मेरे साथ अब आंख मिचौली खेल रही है। कभी जम्मू के कमरे की अलमारी में रखी किताबों में छुप जाती है, तो कभी पिता के आंखों के कोर में फंसे आंसुओं की बूंद के पीछे छुप जाती है। कभी एक लड़की की उंगलियों के बीच में छुप जाती है। कभी दीवार की चिट्स जिन पर मैंने अपने सपने लिखे हैं उनके पीछे छुप जाती है। कभी अतीत में जाकर उन मकानों के मलबों के नीचे छुप जाती है जिन्हें कोई भी कारीगर दोबारा मकान नहीं बना सकता। आत्मा के पंख लगे हैं, मेरे पास पैर है। नन्हे पैरों से एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी वक्त लगता है। जैसे ही उस जगह पहुंचता हूं जहां आत्मा छुप कर बैठी है, तभी वो पंख खोल दूसरी जगह उड़ जाती है। महीनों का सफ़र तय कर जब दूसरी जगह पहुंचता हूं तो आत्मा उड़कर किसी तीसरी जगह छुप जाती है। आत्मा साथ ना होने पर शरीर भी साथ छोड़ने लगता है। मेरी आंखों में बस तेल रह गया है, बाती नहीं है, अब ये जलती नहीं है। मगर इन सबके बीच मेरी सांसें अब तलक चल रही है और मैं सांसों के टूटने तक खेलने वाला लड़का हूँ। मिट्टी ज़दा 27 जून 2021। दिल्ली की बेगम। दिल्ली का
शौहर दिल्ली की आबो हवा से बाहर होकर जम्मू की ज़मीन पर पैर टिकाकर ये खत लिख रहा है। मुझे महसूस होता है कि दिल्ली में अचानक से मकानों की संख्या में भारी इजाफा हो गया है। हर तरफ सीमेंट की दीवारें हैं, दीवारों में चीख दबती नहीं है, टकरा कर वापस मेरे कानों में आती है। मेरी चीख इतनी भारी हो गई है कि किसी के भी कान फाड़ सकती है। मुझे सूरज का उगना और डूबना दोनों पसंद है। सूरज उगता है तो लगता है उसके साथ मैं उग रहा हूँ। सूरज डूबता है तो हिसाब लगाता हूँ कि अब दोबारा कब उगेगा। जब से दिल्ली आया तब से शरीर ऐसा टूटा कि घिसट कर भी न सूरज का उगना देख पाता और न ही डूबना। बताया ना, दिल्ली में अचानक से मकानों की संख्या में भारी इजाफा हो गया है। घर की छत से भी सूरज नहीं दिखता। शरीर दौड़ने की इजाज़त दे या ना दे, लेकिन यहाँ जम्मू में छत से सूरज दिख जाता है। विश्वविद्यालय पूरी जुलाई बंद रहेगा। सारे बैचमेट घर जा चुके हैं। यहाँ एकदम अकेला हो गया हूँ। अब अकेलेपन और अंधेरे की आदत डालनी है। मैंने बताया था ना, मैं एक सपना देखता हूँ कि सफदरजंग मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए मैं तुम्हें आम खिला रहा हूँ और आखिरी फाँक खिलाते वक्त आम का छिलका भी खिला देता हूँ। तुम्हारा मुंह कड़वा हो गया है और मैंने तुम्हारे नरम होठों पर अपने खुरदुरे होठ रख दिए हैं। मैं ये सपना अभी भी देखता हूँ। बस सफदरजंग मकबरे की सीढ़ियाँ अब जम्मू के तालाब की सीढ़ियों में बदल गई है। जम्मू का किराएदार 2 जुलाई 2021। नीली आंखों वाली। जब से जम्मू आया हूँ तुम्हें खत नहीं लिख पाया। वैसे तो मुझे तुम्हें खत लिखने का नशा है। नशे की परिभाषा मेरे लिए मालूम है क्या है? एक आदमी का पेट और पीठ भूख के कारण जब आपस में चिपक जाए और उसे पैसे मिले तब वह रोटी खरीदने की जगह नशा करना चुने तो उसे नशा कहते हैं। मेरे पास जब नए शब्द आते हैं तो मैं अब कविता नहीं लिखता, तुम्हें खत लिखता हूँ। मगर महीनों हुए मेरे पास अब नए शब्द नहीं आते। मैंने जब लिखना शुरू किया था तो एक दिन मुझे कार्ल मार्क्स मिले। कार्ल मार्क्स कहते हैं, जो साहित्य वंचितों की बात ना करे मैं उसे साहित्य ही नहीं समझता। मुझ पर मार्क्स का काफ़ी प्रभाव रहा है। मैं अपनी कविताओं से लोगों की पीठ पर आंख उगाना चाहता था। मैं दुनिया भर में मौजूद 129, 864, 880 किताबें पढ़ लेना चाहता था कि अब कभी कोई रेहाना जब्बारी इस दुनिया को मिले तो इस बार उसे फांसी नहीं मिले। लोग मेरी कविताओं की डोर पकड़ उस तख्त तक पहुंच जाए जहां रेहाना जब्बारी जैसी महिलाओं को फांसी दी जा रही हो और तख्त पर रखी सारी रस्सियां जला दे। मैं उस अंधेरे तहखाने में जाना चाहता था जिसकी दीवारों पर इस सवाल का जवाब लिखा हो कि केविन कार्टर की खींची तस्वीर में सिर्फ एक ही गिद्ध था या 2 गिद्ध थे। मैं रोते हुए दुनिया को बताना चाहता था कि मंटो साहब ने खालिद मियाँ कहानी खुद अपने बेटे की मौत पर लिखी थी। मैं सभी ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोगों को एक जगह इकट्ठा कर हाथ में माइक लिए मोहनदास नेमिसराय की कविताएं झाड़ू और कलम सुनाना चाहता था, जिसमें वे ईश्वर को भड़वा तक कहते हैं। दुनिया के तमाम उदास लोगों के कान में धीरे से कहना चाहता था कि दुखवाद एक दर्शन है और तुम ही सही रास्ते पर हो, बाकी दुनिया गलत रास्ते पर है। स्त्री की कोमलता पर कविता लिखने वालों को मैं अपनी आंखें दिखाना चाहता था, जिसमें उस तरह की तस्वीर दिखती है जो किसी अस्पताल की सीढ़ियों पर अपने से दुगने वजन के आदमी को गोद में लिए बेतहाशा भाग रही है। मगर कहानियां और कविताएं रूठ कर ट्रेन में बैठ चुकी है। मैं खुद से दूर होती चीजें देख नहीं पाता, इसलिए प्लेटफॉर्म पर बैठा रेल की पटरियों को देख रहा हूँ। कुछ दिन पहले शशांक सर ने पैर के अंगूठे से मिट्टी कुरेदते हुए कहा था, कमज़ोर लोगों को विद्रोह नहीं करना चाहिए, उन्हें समर्पण करना चाहिए। ये वाक्य हथौड़े की तरह लगा और मैं भर कर गिर गया। मगर अगले ही पल उन्होंने पूरी दुनिया भर की रोशनी अपनी आंखों में लाकर मेरी तरफ देखते हुए कहा, मगर जो विद्रोह के काबिल है उन्हें ज़रूर विद्रोह करना चाहिए।
उनकी आंखों की रोशनी मुझ तक पहुंचती उससे पहले ही मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी आंखें कौल-तार से भी ज़्यादा काली हो चुकी है। खैर, मालूम चला कि आपकी तबीयत खराब है। काश डॉक्टर आपको दवाई की जगह सुबह-शाम खत पढ़ने का मशवरा देते। मैं सोचता हूँ हर डॉक्टर को दवाइयों के साथ ये मशवरा भी देना ही चाहिए। ऐसा होने पर ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी, है ना? अपना ख्याल रखें, दुनिया को आपकी ज़रूरत है। मुझे लगता है एक दिन मैं भी स्वदेश दीपक की तरह सिगरेट पीता बैठा रहूँगा और मेरे पूरे शरीर में आग लग चुकी होगी। कत्थई आँखों वाला लड़का, जिसकी आँखें काली होती जा रही है। 29 जुलाई 2021। खुरदुरी सी लड़की, तुम्हारे साथ बैठना जनवरी के सर्द दिनों में नंगी पीठ पर धूप उतरने जैसा है और तुमसे बात करना अपने सारे सवाल किसी कागज पर लिखकर समंदर के हवाले करने जैसा। समंदर जवाब दे या ना दे, लेकिन उन कागजों को दूर जरूर ले जाता है। मैं अब अपने सवालों के जवाब नहीं ढूंढना चाहता, सवालों को सिर्फ खुद से दूर करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी बगल में शायद ही कभी बैठना चाहूँ। मैं हमेशा तुम्हारे सामने बैठना चाहूँगा, बातें करते समय कैसे तुम्हारी आंखों में चांद उतरता है। ये मंजर दुनिया के आखिरी छोर पर रहने वाला लड़का भी मिस नहीं करना चाहेगा। तुम दुनिया के आखिरी छोर पर तुम हंसती हो तो लगता है कश्मीर में कहीं बर्फ का पूरा पहाड़ पिघल गया है। मेरी रीढ़ की हड्डी न तो टूटी है और न ही मुड़ी है, लेकिन कुछ हफ्तों से इसमें दर्द जरूर है। तुम जादूगरनी हो, वरना दीवार के सहारे पीठ टिकाकर बैठने वाला लड़का बिना पीठ टिकाए घंटों कैसे बैठ सकता है? तुम्हारे दोस्त मुझे जानते हैं, मतलब मैं तुम्हारे साथ सफ़र करता हूँ। मेरी भी कुछ दोस्त तुम्हें जानते हैं, मतलब तुम भी मेरे साथ सफ़र करती हो। दो लोगों का ऐसा चुपचाप सफ़र करना ज़िंदगी को बेहद खूबसूरत बनाता है। मेरे कमरे की दीवारों पर काई जम चुकी है। तुमसे मिलकर लौटा हूँ तो मैं भी काई तो भी काई अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अब उसमें से गुलाब की खुशबू आती है। मुझसे अब लिखा नहीं जाता। लिखने बैठता हूँ तो मेरे अंदर पल रहा शैतान मेरे हाथों की नसें खींच हाथ बांध देता है। आज लिखने बैठा हूँ तो लगता है शैतान ने जैसे मोगरे के फूलों से हाथ बांधे हैं। तुम झरने तले बरगद ढूंढ रही हो और मैं रेगिस्तान में भी झरना बना और बरगद का पेड़ उगा सकता हूँ, बशर्ते तुम साथ रहो, बशर्ते तुम इंतज़ार कर सको। तुम चाहती हो कि मैं दरवेश बन जाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। दो बातों से मुझे हमेशा फ़र्क पड़ेगा। पहला तुम्हारे खत लिखने से, दूसरा तुम्हारे खत ना लिखने से। तुम कभी ना ख़त्म होने वाली किताब पढ़ना चाहती हो, आज में भी किताब हो सकता है। और हाँ, मेरी आंखों में गाढ़ा मटमैला रंग जचता है और वही गाढ़ा मटमैला रंग तुम्हारे होठों पर भी जचता है। खुशनसीब लड़का, 25 अगस्त 2021। खुशनसीब जनाब, नसों में मोगरे के फूल कैसे लगते हैं? बालों में तो बेहद खूबसूरत लचक आते हैं। इन मोगरे की नसों ने खत बखूबी पिरोया। शैतान को आदाब, कहानियाँ इंतज़ार में हैं। लिखने दीजिए, एक कहानी शैतान पर भी लिख देगी ये नसें। शायद आपसे कीकर लिपट जाए। जनाब, कोशिश कीजिएगा, शायद आपका शैतान अपना कीकर ढूंढ रहा है। बाकी क्या फ़र्क पड़ता है। शाही, 25 अगस्त 2021। जान, मालूम नहीं ये जीवन का कैसा दौर चल रहा है जहाँ सिर्फ विरक्ति ही विरक्ति है। एक ही समय में मैं बहरा भी हूँ और मेरी सांसें मेरे कान भी फाड़ती। पिछले कुछ दिनों इतने सपने आए कि सिर्फ सपने लिख कर ही सब लेखन में करियर बना सकता हूँ, मगर शैतान रूठा हुआ है। जीवन से उदास आदमी किसी दूसरे को जन्मदिन की क्या ही मुबारकबाद देगा। कुछ दिनों से तुम्हें खत लिखना चाहता था। आज का दिन सबसे मुफीद है। जीवन रुक गया है। जीवन रुकता है तो शरीर सुन्न हो जाता है, भावनाएं भी सुन्न हो जाती है। तो खत में क्या लिखूं?
जब कोई नई किताब पढ़ने को न मिले तो पुरानी किताब की अंडरलाइन की हुई लाइनों को ही दोबारा पढ़ लेना चाहिए। तुम वो फूल हो जिसे छूने पर उंगलियों में छाले पड़ जाते हैं। 17 नवंबर 2020 से लेकर 1 अक्टूबर 2021 तक काफ़ी करीब भी आ गए और काफ़ी दूर भी है। ये ऐसा है कि हम दोनों एक ही किताब की 2 प्रतियां हैं और पढ़ने वाले तुम्हारे किसी पेज की चौथी लाइन रखते हैं और मेरे किसी पेज की 8वीं लाइन रखते हैं। हम दोनों में एक ही तरह की बातें लिखी गई है, लेकिन तुम्हें कोई उठाता है तो उसे कुछ और लाइनें चमकती दिखती है और मुझे कोई उठाता है तो उसे दूसरी लाइनें चमकती दिखाई देती है, मगर लिखा हम दोनों को एक ही जैसा गया है। मैंने कभी कहा था कि तुमसे कि मैं कहानियाँ नहीं सुनाता, कहानियाँ मेरे साथ घटती है। तुम कहानी की वो पात्र हो जिसके इतनी देर से आने का दुख हमेशा रहेगा, और अब आ गई हो तो चाहता हूँ कि कहानी का असल किरदार जब मरे तो कहानी लिखने वाले को लगे कि उसने तो सहायक किरदार को मारा है। तुम कहानी में इस कदर हावी रहो कि लिखने वाले को भ्रम हो जाए कि असल किरदार तो तुम हो, और कहानी थोड़ी और लंबी चले। कहानियाँ लंबी ही होनी चाहिए। तुमने एक बार कहा था, मेरी बड़ी इच्छा होती है कि मैं खूब सोऊं, बेहद सोऊं। आज मैं कह रहा हूँ, बड़ी इच्छा है कि तुम खूब सोओ, बेहद सोओ, और मैं तुम्हें खूब देखूं, बेहद देखूं। मैं एक रोज़ तुम्हें दिल्ली की सबसे भीड़ भाड़ वाली सड़क पर कस के गले लगा लूँगा। चिलचिलाती धूप में भी आसमान में इंद्रधनुष खिल उठेगा। मालूम है, ईश्वर के मुस्कुराने पर इंद्रधनुष बनता है। एक लड़की जो मौजों तक का ब्रांड पहचान सकती है, वो मेरे नाखूनों में फंसी उदासी भी पड़ सकती है। लोग जितना करीब आते हैं उतना ही डरने भी लगते हैं। तुम करीब आई तो डर नहीं लगा। मुझे हम दोनों की खाना बदोशी पर भरोसा है। कभी दूर भी हुए तो घूमते घूमते मैं किसी अनजाने पहाड़ की चोटी पर पहुंचूंगा तो तुम पहले से उस अनजान पहाड़ पर बैठी अपनी डायरी में कोई कविता लिख रही होगी। हमेशा मुस्कुराती रहा करो। तुम जब मुस्कुराती हो तो इस लड़के को परियों की कहानियों पर यकीन हो जाता है। मार्क्सवादी होने के कारण मैं हमेशा विज्ञान की तरफ झुका रहा, मगर तुम्हें मुस्कुराते हुए देखता हूँ तो लगता है धरती पर दिन और रात घूर्णन की वजह से नहीं, तुम्हारे मुस्कुराने और खफा होने के कारण होते हैं। उदास लड़के की तरफ से जिंदा दिल लड़की को जन्मदिन में ढेरों उदासी मिले। तुम्हारा सीना हमेशा भारी रहे। उदास लड़का, 1 अक्टूबर 2021। दीवार। तुमसे मिलने से पहले मैं चीज़ों को सफ़ेद और काले खाने में देखता था, मगर तुमसे मिलने के बाद वे दोनों खांचे आपस में मिल गए हैं। अब अधिकतर चीज़ें ग्रे है। जनरल बिपिन रावत नहीं रहे, देश के लोग शोक संतप्त में हैं, और दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा भी है जो सवाल कर रहा है कि जो आदमी ज़िंदगी भर युद्ध के पक्ष में रहा वह रेस्ट इन पीस कैसे हो सकता है। ऐसे आदमी की आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है। आखिर युद्ध और शांति के बरक्स तो उलट शब्द है। अंग्रेजी अखबार डेली एक्सेलेशन ने जनरल बिपिन रावत के बारे में लिखा है, स्ट्रांगली बैक्ड अ पॉलिसी ऑफ हॉट परस्यूट इन डीलिंग विद अक्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। सोशल मीडिया पर रावत साहब को सफ़ेद खांचे में डाल दिया गया है। जब मुझसे पूछा गया कि नागालैंड और कश्मीर की अफस्पा पीड़ित जनता के बीच जाकर उनसे कहो कि दुख मनाएं, तो दिमाग में सही और गलत की जंग छिड़ गई। दोनों तरफ तर्कों के गोला बारूद का जखीरा जमा हो गया। जनरल बिपिन रावत वही शख्स थे जिन्होंने 2018 में अफस्पा में संशोधन की मांग पर यह कहा था कि अफस्पा पर संशोधन का अभी ठीक समय नहीं आया है। सेना का हमेशा से एक डार्क साइड रहा है। कश्मीर, नागालैंड, झारखंड के लोगों से मिलोगी तो वो तुमको सेना का डार्क साइड बताएंगे। यहाँ मैं पूरी भारतीय सेना को नहीं शामिल कर रहा। अब सवाल यह है कि जनरल बिपिन रावत सही व्यक्ति थे या गलत। कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो हत्यारा नहीं होता, मार्क्सवादी नहीं होता, दक्षिणपंथी नहीं होता, वामपंथी नहीं होता। वह सिर्फ एक अबोध शिशु होता है। मनुष्य का एक विकास क्रम होता है।
विकास क्रम में जो व्यक्ति जड़ हो गया था, किसी एक पंथ और वाद की तरफ झुक गया, तो उसका विकास क्रम रुक जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति सिर्फ अपने पंथ और वाद के पक्ष में ही दिखेंगे और सोचेंगे। विकास क्रम में मनुष्य सहस्त्रों बार गलतियां करता है, परंतु अगर वह निरंतर विकास कर रहा है तो उसकी भूतकाल में की गई गलतियों को माफ किया जाना चाहिए। ये तर्क लिखते लिखते अंदर का शैतान बाहर आ चुका है। वह कॉलर पकड़कर पूछ रहा है कि तुम होते कौन हो जो किसी की गलतियों को माफ कर सको? किसने दिया तुम्हें यह हक? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी नैतिकता की पोटली भारी है, तुम्हें दूसरों को माफ करने का हक दे दिया जाए? माफ करने का पहला हक तो अपस्पा पीड़ित लोगों के पास होना चाहिए। ये बात सिर्फ विपिन रावत की नहीं है। कुछ दिनों पहले विनोद दुआ की मौत पर भी लोगों ने कहा कि उन्होंने मीटू आंदोलन का मजाक बनाया था। तब भी विनोद दुआ को काले और सफ़ेद ढांचे में डालने के लिए मैं अपने मस्तिष्क से लड़ता रहा। सेना का कितना भी डार्क साइड हो, मगर मुझसे ये कहा जाए तुम्हारे दरवाजे पर एक आदमी बंदूक लिए खड़ा है, तुम उस आदमी में किसे देखना चाहोगे, एक मिलिटेंट या सेना का सैनिक? मेरा जवाब होगा सेना का सैनिक। मगर आप कश्मीर के लोगों से यही सवाल करेंगे तो उनका जवाब मिलिटेंट हो सकता है। मेरा सही कश्मीर के लोगों का गलत हो सकता है, कश्मीर के लोगों का सही मेरा गलत हो सकता है। अब ऐसे में मैं जनरल बिपिन रावत की किसी भी खांचे में फिट नहीं बैठता, न सही न गलत। वह किसी ग्रे खांचे में फिट बैठते हैं। एक तर्क यह आ सकता है कि अपस्पा तो हमारे बेहतर जीवन के लिए ही बनाया गया है, मगर जब उसी कानून का सहारा लेकर कुछ लोग गलत करने लगे तो क्या उस कानून में संशोधन नहीं होना चाहिए? मैं और लोगों की तरह चट्टान को दूर से नहीं देख पाता, पास जाकर चट्टान की दरार देखने की आदत बनती जा रही है। पढ़ना लिखना अजाब होता जा रहा है। मैं तुम्हारे सीने पर सिर रखकर सोना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले पढ़ा था कि 2002 से पहले रेप पर ऐसा कानून था कि अगर रेप हो स्त्री को अभियुक्त वर्ग दुष्चरित्र महिला सिद्ध कर दे तो वह रेप नहीं माना जाएगा। ये पढ़ने के बाद मैं लाइब्रेरी में अपनी जगह से हिल नहीं पाया। मेरे आसपास क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। आखिर किसका कॉलर पकड़ूं? मैं हर चीज़ को अतिरेक में देखने का आदी होता जा रहा हूँ। कुछ दिन पहले बनारस गया था, वहाँ कुछ लोग घोड़े की सवारी करवा रहे थे। मन किया कि मैं भी सवारी करूँ। मज़ा आए ना आए, एक रॉयल तस्वीर तो आ ही जाएगी, मगर नैतिकता आड़े आ गई। अपनी एक तस्वीर के लिए किसी जानवर को कैसे कष्ट दे सकता हूँ? मगर वह उस 15 साल के लड़के की रोजी रोटी भी तो है। मन करता है जोर जोर से चिल्लाते हुए ये बातें सबको बताऊं, मगर पहले से ही सिस्टम से बाहर हो गया तो इस सिस्टम को नहीं बदल पाऊंगा। मेरे पास अपने तर्क को काटने के लिए तर्क है। मैं बौद्धिक सुख की तलाश में भटकती शापित आत्मा होता जा रहा हूँ। शापित 12 दिसंबर 2021। तो दोस्तों, ये था मनीष सेल्फ द्वारा लिखी गई किताब लिफाफा के कुछ और अंश। फिर मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में। तब तक कहानियाँ सुनते रहिएगा, कहानियाँ जीते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।